हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने स्मॉल पॉक्स, पार्ट 2 में हमने चिकन पॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम मीजल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो 5 का सीरीज चल रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। आज पढ़ना है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइम जब आपका जो डिजीज़ है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड कर सके। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या है, चिकन पॉक्स। ये रैश अपीयर होने के 1 से 2 दिन पहले और रैश अपीयर होने के 4 से 5 दिन तक क्या होगा, अगर आप उस व्यक्ति के संपर्क में आइएगा तो आपको भी चिकन पॉक्स हो सकता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का यही मतलब है कि कम्युनिकेबल का कितना टाइम है। तो चिकन पॉक्स के लिए रैश अपीयर होने के 1 से 2 दिन पहले और रैश अपीयर होने के 4 से 5 दिन तक आप उस पर्सन से दूरी बनाए रखिए। दूसरा, मीजल्स। रैश अपीयर होने के 4 दिन पहले और रैश अपीयर होने के 5 दिन बाद तक आपको क्या करना है, दूरी बनाए रखना है। रूबेला। रैश अपीयर होने के 7 दिन पहले और रैश अपीयर के होने के 7 दिन के बाद आप उससे दूरी बनाए रखिए पर्सन से, नहीं तो उस पर्सन से आपको भी होने का डर है। तो ये रूबेला वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है, साथ साथ है, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में आप क्या देखिए, पॉक्स है। ठीक है, कितने अक्षर का है, 1 2 3, 3 अक्षर का है। तो 3 से 1 घटा दीजिए तो 2 दिन पहले तक, और 3 में 1 जोड़ दीजिए तो 4 दिन तक। ऐसे याद कर सकते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। ठीक है। अब आते हैं मीजल्स। मीजल्स में कितने अक्षर हैं? तो मीजल्स में तो अक्षर से हो नहीं सकता है, तो इसका तो आपको याद करना पड़ेगा। रैश अपीयर के 4 दिन होने के पहले और रैश अपीयर के 4 दिन बाद तक आपको क्या हो सकता है, मीजल्स हो सकता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, आप किसी पर्सन के पास गए, उससे पूछेगा आपको रैश कब हुआ है। अगर वो बोल दिया कि कल हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कम्युनिकेबल, मतलब वो डिजीज आपको हो सकता है, क्योंकि अभी क्या है, आप कम्युनिकेबल पीरियड के अंदर हैं। ठीक है। या मान लीजिए आप किसी पर्सन से मिल के गए और आपको पता चला, अरे आज रात में पता चला उस पर्सन को तो रैशेज आए हुए हैं, तो आपको क्या होगा, अरे मैं तो उससे आज या कल ही मिला था, मतलब कि आपको भी वो बीमारी होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये बता रही हूँ मैं चिकन पॉक्स के लिए। इसी तरह ये होता है। ठीक है। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में कितना होगा, तो सिम्टम अपीयर होने के 1 से 2 दिन पहले और सिम्टम अपीयर होने से 1 से 2 दिन बाद तक रहता है। ठीक है। डिप्थेरिया। सिम्टम होने से कितना, 14 से 28 दिन फ्रॉम डिजीज ऑनसेट। डिजीज हो जाने के बाद ये होता है डिप्थेरिया। कितना दिन तक, 14 से 28 दिन तक। ये याद रखिएगा। इतना हो गया आज के वीडियो में, 5 खत्म। चिकन पॉक्स, पॉक्स को याद रख लीजिए, 3 है पॉक्स, तो इसके 1 घटा दीजिए 2 दिन पहले तक और 1 जोड़ दीजिए 4 दिन बाद तक। रूबेला। रूबेला में 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक रैश अपीयर होने से। मीजल्स, रैश अपीयर होने के 4 दिन पहले और 5 दिन बाद तक। मम्स, मेनली ये सिम्टम अपीयर होने के 4 से 6 दिन पहले और 7 दिन बाद तक। ठीक है। इन्फ्लुएंजा, सिम्टम अपीयर होने के 1 से 2 दिन पहले से लेके 1 से 2 दिन बाद तक। डिप्थेरिया, सिम्टम अपीयर होने के 14 से 28 दिन तक ये कम्युनिकेबल होता है। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में। आज जो 5 इंक्यूबेशन पीरियड डील करेंगे वो है हमारा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, जो मेलिनेसेरिया मेनिंजाइटिस के कारण होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 से 4 दिन तक है। सार्स, ये मेनली कोरोना वायरस के कारण होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन का है। ट्यूबरकुलोसिस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो सिम्टम है ये क्या है, वीक से लेके ईयर तक है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर लेटेंट फेज में रहता है। लेटेंट फेज कहने का क्या मतलब है, ये सिम्टम अपीयर नहीं होया हुआ रहता है। तो मान लीजिए कि कोई पर्सन बीमार है, उस पर सिम्टम तो दिख नहीं रहा है,
आप उसके कंसल्ट में गए, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट आपके अंदर आ गया और आपको हो सकता है, अगर आपका ये कंप्रेस्ड है, मतलब इम्यून सिस्टम वीक है, तो उस पर्सन से पहले आपको हो जाएगा। तो इसमें वीक से ईयर कभी भी हो सकता है। पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस के कारण होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन है। जहाँ जहाँ पर भी क्यू लिखा हुआ है, मतलब कि वो क्वेश्चन आया हुआ है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? इंटेरो वायरस के कारण होता है। ऐसे याद रखिए, जब हम स्टडी में इंटर करते हैं तो ए से सीखते हैं, तो हेपेटाइटिस ए, तो इंटेरो वायरस कौन सा? 72। ये किस फैमिली के अंदर आता है? पिकोना विरिडी फैमिली से अंदर आता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 45 दिन तक है। कितना? 15 से 45 दिन तक है, आपको रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक, जिसका नाम है मीजल्स। मीजल्स को दूसरे भाषा में हम रूबियोला भी कहते हैं। आगे जाके आपको रूबेला मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। रूबेला मतलब होता है जर्मन मीजल्स। तो हम अभी इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ मीजल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है, जिसको हम कहते हैं रूबियोला। ठीक है, क्या कहते हैं? रूबियोला। इसका पहले हम कॉजेटिव एजेंट जाने, तो वो क्या है? ये आरएनए के कारण होता है या डीएनए के कारण? तो ये आरएनए के कारण होता है, और वो भी इसका फैमिली कौन सा है? तो पारामाइक्सो वायरस। ठीक है, इसमें ओनली वन टाइप ऑफ सेरोटाइप है जो नॉन होते हैं। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि फीवर कब अपीयर होता है। तब फीवर ऑकर होता है 10 डेज पे, और रैश ऑकर होता है 14 डेज पे। मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो जाएगा? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन होगा। 10वां दिन क्या होगा? फीवर आएगा, और 14वां दिन क्या होगा? रैश अपीयर होगा। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वैक्सीन इंड्यूस्ड मीजल का कितना है, मतलब किसी को वैक्सीन पहले से लग गया है और उसको फिर से मीजल्स हुए हैं, तो वो सिर्फ 7 दिन है। याद रखिएगा, वैक्सीन इंड्यूस्ड मीजल कितने दिन के लिए होता है? सिर्फ 7 दिन के लिए उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट, अब इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? तो इसके जो सोर्स है ना, वो अननोन है, क्योंकि इसका कोई भी कैरियर नहीं होता है, कोई भी रिजर्वायर नहीं होता है। ठीक है, पहले कहानी की तरह समझ लीजिए, फिर इसको लेके आऊँगी। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो एयर ड्रॉपलेट, मेनली ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो एयर ड्रॉपलेट के द्वारा ही होगा। ठीक है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक। जैसे कि रैश आज अपीयर हुआ, तो आज से 4 दिन पहले और आज से 4 दिन बाद तक। ठीक है, सेकेंडरी अटैक होने के चांसेस 80% होते हैं। मीजल्स में है ना, सीजनल ट्रेंड होता है, मतलब कि ये एवरी 2 से 3 साल के बाद आता है, मेनली जनवरी से लेके अप्रैल तक, अर्ली स्प्रिंग में। इसका जो क्लिनिकल पीरियड है वो 3 भाग में डिवाइड हुआ है। एक तो रैश अपीयर होने से पहले, जिसको हम प्री इरप्टिव फेज कहते हैं या प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं। एक रैश अपीयर होने पे तो इसको इरप्टिव स्टेज कहते हैं। एक रैश अपीयर होने के बाद, जिसको पोस्ट इरप्टिव स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये प्री इरप्टिव फेज में आपको क्या होगा? तो फीवर होगा, कोरिएजा होगा, नेसल डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, उसके बाद पोस्ट इरप्टिव में, तो पहले तो इरप्टिव देखते हैं, तो उसमें डस्टी रेड कलर का मैकुलोपेपुलर रैश देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो ये रैशेज आएंगे, सबसे पहला रैश कान के पीछे आएगा, ये याद रखिएगा, जिसको हम रेट्रो ऑरिकुलर ऑरिजिन कहते हैं। इसके इरप्टिव स्टेज में ही आपको कॉप्लिक स्पॉट मिलेगा। अभी कॉप्लिक स्पॉट वीडियो के अंत में दिखा दूंगी, क्योंकि पहचानना जरूरी है। कॉप्लिक स्पॉट ये मेनली मुंह के अंदर होता है। यहाँ पे मुंह के अंदर जो म्यूकोसा है ना, वहाँ पर होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट और सेकंड में ये जो मोरल टीथ है उसके पीछे देखने को मिलेगा। मेनली जो सेकंड मोरल दांत होता है उसके बकल मुकोसा में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका पोस्ट मीजल्स स्टेज क्या है? तो वेट लॉस, डायरिया, कॉम्प्लिकेशंस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस अगर कोई पूछे तो वो हो जाएगा ओटाइटिस मीडिया। ठीक है,
सेकेंड मोस्ट कॉमन या लाइफ थ्रेटनिंग कौन सा है, तो ये निमोनिया है, ठीक है। अदर और लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करो तो SSPE, क्या SSPE, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो SSPE का फुल फॉर्म होता है सब एक्यूट स्क्लेरोलाइजिंग पेन इंसेफ्लाइटिस। ये एक्सट्रीमली रेयर होता है और 7 लोगों में से मैंने 1 मिलियन में सिर्फ 7 लोग के केसेस में देखा जाता है, ठीक है। अब इसके वैक्सीन की बात करें तो इसमें लाइफ एटेन्यूएटेड फ्रीज ड्राइड लायोफिलाइज्ड वैक्सीन देने को मिलता है, मतलब कि लाइव वैक्सीन देते हैं, ठीक है। ये वैक्सीन आता किस स्ट्रेन से है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आता है मेनली हमारा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा स्ट्रेन, तो ईद मोनस्टोन जैग्रेव स्ट्रेन से आता है, ठीक है। अब इसमें डोज कितने होते हैं, तो 0.5 ml सबकुटेनियस दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पे दिया जाता है, तो एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैक्सीन तैयार होने के 2 से 4 घंटों के अंदर ही दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब इसको पूरा एक्सप्लेन में देखते हैं। सबसे पहले मीजल्स कॉजेटिव एजेंट क्या था, तो RNA पैरामैक्सोवायरस, इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन, आइसोलेशन मतलब कि ये जो अगर वैक्सीन लग जाए तो कितने दिन होंगे, 7 दिन होंगे, ठीक है। अगर रैसेस की बात करें तो 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक। सीजन ये मेनली विंटर सीजन में होता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पायरेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो ड्रॉपलेट के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, कॉजेटिव एजेंट समझ लिया, इंक्यूबेशन पीरियड, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, सबसे पहले रैश कहाँ अपीयर होता है, ये इसका मेन है। याद रखिएगा जो भी मेन अपीयरेंस होता है या करैक्टरिस्टिक होता है वह याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोई केस पूछे तो मीजल्स का कैसे केस आ सकता है, एक बच्चा आया आपके पास, उसके कान के पीछे क्या है, रैसेज है, रैसेज होने के 2 दिन पहले फीवर हुआ है, और तो उसको कौन सा बीमारी है, तो उसको फिर मीजल्स हैं, ठीक है। इस तरह से बनते हैं, ठीक है। मीजल्स में सेकेंड अटैक नहीं आता है क्योंकि इसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लेकिन जो सेकेंडरी अटैक होता है उसका रेट 80% हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेन पॉइंट दिया हुआ है जो सब बता दी हूँ। कॉप्लिक स्पॉट, बकल मुकोसल अपोजिट, अपर सेकेंड मोरल, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, ओटिटिस मीडिया देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, मेनली ये जो मीजल्स है साइक्लिकल ट्रेंड, मतलब इस साल हुआ इसके बाद 2 से 3 साल बाद आएगा, फिर 2 से 3 साल बाद आएगा, ऐसे आता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बता दिया और 30 में दिया, ठीक है। मीजल्स को प्रिवेंट हम वैक्सीन के द्वारा करते हैं। मीजल्स का वैक्सीन आता है, लाइफ एटेन्यूएटेड स्ट्रेन के बारे में बात कर लिए, ठीक है। इसका यहाँ पे सिम्टम नहीं दिया हुआ है जो बताती हूँ। प्री इरप्टिव फेज में फीवर, फोटोफोबिया, आँख से पानी आना, आँख लाल होना, और इसका 3C साइन याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सा, कफिंग, कोरिजिया, CORYZ, कोरिजिया मतलब जो मुकोसा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मुकोसा मेम्ब्रेन है ना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और तीसरा कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या है, जो पोस्ट इरप्टिव फेज होता है ना, उसमें मेनली पेशेंट में रिकवरी आने लगती है। प्रिवेंशन बता दिए। अब ट्रीटमेंट में हम इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। 0.25 ml पर kg बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। मीजल्स में मेनली कैचअप, कीपअप और फॉलो अप किया जाता है। क्या, कैचअप, कीपअप और फॉलो अप किया जाता है। अगर हम जब मीजल्स की बात करें ना, तो ये हाईली कंटाजियस वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके अगर रिवीजन कर रहे हैं, फैमिली की बात करो तो पैरामाइक्सो वायरस फैमिली है। जीनस की बात करो तो मॉर्बीली वायरस है, ठीक
ठीक है। ये एनवेलप्ड आरएनए वायरस का होता है। इसमें सिर्फ एक सेरोटाइप होते हैं। इसमें एफ प्रोटीन होता है जो फ्यूजन करता है वायरस का, एच प्रोटीन करता है जो एब्जॉर्प्शन करता है वायरस का सेल के अंदर। इसमें अगर इसका ये इनएक्टिवेट होता है हीट, लाइट और एसिडिक पीएच में। प्राइमरी साइट बोले तो वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। ये स्टार्ट होता है नजोफेरिंग से। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद इसमें रैसेज अपीयर होते हैं। ये थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ वैक्सीन है प्रिवेंटेबल डेथ से बचाया जा सकता है। ये ट्रांसपोर्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। मेनली ये विंटर और स्प्रिंग सीजन में देखा जाता है। ये टेम्परेट एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? इसका डायग्नोसिस मेनली यूरिन से में होता है, नेजोफेरेंजियल एस्पिरेट करने से होता है, थ्रोट स्वैब से होता है, और ये सीरोलॉजिक टेस्ट पॉजिटिव हो जाने के कारण होगा, एल्सा के कारण होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिपेंड करता है जो इराइथेमस मैकुलोपेपुलोरस है उसके अनुसार, ठीक है। रूबेला इसका क्या होता है? पहला डिफरेंशियल होता है। रूबेला को जर्मन मीजल्स कहते हैं। इसका अगर कोई पूछे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ इराइथेमस मैकुलोपेपुलोरस, तो पहला होता है हमारा रूबेला, ठीक है, जिसको जर्मन मीजल्स कहते हैं। तो ये इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहले जो रैश होता है ना, ये फेस से स्टार्ट होता है और चेस्ट तक जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 दिन तक होता है, और इसमें कोई भी ब्रेनी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें मेनली सब ऑसिपिटल और पोस्टीरियर सर्विकल लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगा। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है रोजियोला, क्या ROSEOL, रोजियोला इन्फैंटम, ठीक है। ये मेनली 2 से ईयर के कम बच्चों में होता है। इसमें जो रैश अपीयर होता है ना, वो 1 से 2 दिन तक रहता है, और इसमें हाई ग्रेड फीवर कितने दिन के लिए रहता है? 3 से 5 दिन के लिए होता है। तीसरा जो है वो मलेरिया विथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें कोई भी प्रोडोम नहीं होगा, रैशेज नेक पे देखने को मिलेंगे और एंटीक्यूवाइटल एरिया पे। चौथा एलर्जिक डर्मेटाइटिस, इसमें हिस्ट्री ऑफ एलर्जी और पुराइटिस होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में मैंने तो पहले ही बता दिया था, ट्रीटमेंट में हम वैक्सीन देते हैं। इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, लेकिन हाँ विटामिन ए दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट फॉर 12 मंथ, ठीक है। और अगर 6 मंथ के लिए देना है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट फॉर 6 मंथ, ठीक। अब WHO है ना मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया है। उसमें कैचअप, कीप अप और फॉलो अप है। कैचअप क्या होता है? नेशन वाइड होता है। इसमें वैक्सीनेशन दिया जाता है 9 साल के सभी बच्चों को, 9 मंथ के सारे बच्चों को, और कितने साल तक? तो 14 साल तक दिया जाता है, ठीक है। कीप अप रूटीन सर्विस किया जाता है कि वैक्सीन सही से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। फॉलो अप मतलब कि इसमें नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन चलता है, जिसमें एवरी 2 से 4 आवर्स पे मेनली सभी बच्चे को ये जो कैचअप कंपेनियन है वो देना चाहिए। वही कह रहा है कि फॉलो अप करते रहना चाहिए वैक्सीनेशन वाला को, क्योंकि बच्चे तो हर साल जन्मते हैं। अब चैलेंज क्या है मीजल्स एलिमिनेशन का? कुछ लोग वीक इम्यूनाइजेशन सिस्टम के होते हैं, ये हाईली इन्फेक्शियस इन नेचर होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को होता है, ठीक है। कुछ लोग इम्यूनाइजेशन को रिफ्यूज करते हैं, कभी कभी एपिडर्मियोलॉजी चेंज करने के कारण भी होता है। उसके बाद कोई लोग ये कैचअप कंपेनियन को नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए सभी जगह कैचअप कंपेनियन होना चाहिए। गैप हो जाता है कंट्री, रीजन या ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड मीजल्स मॉर्टलिटी रिडक्शन स्ट्रेटेजी मेनली WHO और यूनिसेफ के द्वारा हुआ है। इसमें 2 डोजेज मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन पड़ते हैं।
सभी बच्चे को रूटीनली और सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी में। उसके बाद क्या आया, 2015 में ग्लोबल मीजल्स एलिमिनेशन टारगेट आया, जिसमें रूटीन वैक्सीन कवरेज ग्रेटर देन 90% नेशनली दिया गया, रूटीन वैक्सीन कवरेज ग्रेटर देन 80% डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा गया, रिडक्शन एंड एनुअल मेंटेनेंस ऑफ इंसिडेंट लेस देन 5 केसेस पर मिलियन मिला, रिडक्शन ऑफ मीजल्स मॉर्टिलिटी 95% हुआ। ठीक है। ग्लोबल मीजल्स एंड रूबेला स्ट्रेटेजिक प्लान 2012 से 2020 तक, इसमें क्या है कि जितना बचा सकें ये सारे पॉपुलेशन को 2 डोजेज ऑफ मीजल्स और रूबेला मिल सके। ठीक है। आउटब्रेक का पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता बढ़ाएं, रिसर्च और डेवलपमेंट करें। अगले वीडियो में हम रूबेला लेके आएंगे, अभी जो पढ़े थे रूबेला पढ़े थे। ठीक है। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी पिक्चर दिखा देते हैं। देखिए यही स्पॉट है कॉप्लिक स्पॉट का, यहाँ पर देखिए इस तरह से स्पॉट माउथ में दिखता है। ठीक है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।